ESZEans. We are ESZEans. Welcome to ESZ Academy. This is Nikesh Singh Rangar. Today we are starting a next topic of fluid mechanics, effect of temperature on viscosity. इससे पहले के लेक्चरों में मैं आपको बता चुका हूं कि विस्कोसिटी क्या होती है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बता चुका हूं, और आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूं, जो हमारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड वो क्या क्या हो सकता है हमारा, या तो लिक्विड होगा और या तो गैस होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर का इफेक्ट मैं देख रहा हूं लिक्विड पर भी और गैस पर भी। ठीक है ना, और ये मैं क्लियर कर चुका हूं, जो विस्कोसिटी होती है हमारी, वो दो टाइप की विस्कोसिटी पढ़ा चुका हूं, एक डायनामिक विस्कोसिटी, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इस टॉपिक में हम ये पूरा क्लियर करेंगे कि लिक्विड पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो डायनामिक विस्कोसिटी के लिए क्या होगा और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए क्या होगा, और गैसियस फेज के लिए भी डायनामिक विस्कोसिटी का पर इफेक्ट क्या होगा और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर इफेक्ट क्या होगा। क्लियर? तो पहले बात करते हैं हम डायनामिक विस्कोसिटी की। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी की बात करें तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो हमारे मॉलिक्यूल है उनको एनर्जी मिलेगी, तो उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगी। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब क्या हो रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब कोहिजन कम हो रहा है। कोहिजन मैंने बताया था ना आपको क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स। कोहिजन कम हो रहा है, इसका मतलब जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। मैंने बताया था, एक केस बताया था मैंने आपको वाटर का, एक केस बताया था मैं वाटर का, एक केस बताया था मैं हनी का। ठीक है ना, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन में, हनी के कंपैरिजन में। ठीक है ना, हनी के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर पे कम होता है। देखिए कि ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, कम है। इसके कारण ये क्या होगा कि किसके कंपैरिजन में कम है, हनी के कंपैरिजन में। हनी में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वो क्या होता है, वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, इसका मतलब इसकी डायनामिक जो विस्कोसिटी है, जो डायनामिक विस्कोसिटी है हनी की, वो ज्यादा होगी वाटर से। क्लियर? ये चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें अगर हम, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लिख सकते हैं डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। और हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, और जो हमारी डेंसिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है। इन केस ऑफ लिक्विड में डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? देखिए, अगर हमारे पास वाटर है, टेम्परेचर बढ़ाया, उनके बीच जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो जो ये वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट, ये
स्लाइटली स्लाइटली डिक्रीज करता है, स्लाइटली डिक्रीज करेगा, और जो ये डेंसिटी वाला पोर्शन है ये थोड़ा इससे कम डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो करेगा लेकिन कम डिक्रीज करेगा। क्लियर ये चीज? ठीक है ना? तो ये देखिए कि ये डायनेमिक विस्कोसिटी ये हमारा डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर हम देखे थे कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है वो हमारे क्या होता है, डिक्रीज करता है। और ये डेंसिटी हमारी लिक्विड के केस में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, ये लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। लिक्विड में क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वही कि अगर हमारे पास एक रूम है, अगर इसमें 40 लोग हैं तो 40 के कंपैरिजन में 20 लोग रूम से बाहर निकल गए तो बचे कितने, 20। तो डेंसिटी कब ज्यादा थी, जब मॉलिक्यूल ज्यादा थे, मतलब लोग ज्यादा थे। 40 लोग थे, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा थी, उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, कम थी। और जब 20 लोग बाहर चले गए तो बचे रूम के अंदर कितने लोग, 20 लोग बचे, तो डेंसिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। दो लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्पेस ज्यादा मिलेगा रहने के लिए। ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन अगर डिक्रीज हो रहा है, ये ज्यादा डिक्रीज हो रहा है एज कंपेरिजन टू दिस, तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर ये चीज? ठीक है ना। ये मैथमेटिकली है यार, सिंपल सी चीज है। ये देख लीजिए आप कि अगर ये 100 है, 100 डिवाइडेड बाई ये 1000 है, 1000 डिवाइडेड बाई 100 कर लो। अगर मैं इसको डिक्रीज करूं, काफी ज्यादा डिक्रीज करूं, तो इसको अगर मैं 100 ले आऊं और इसको कितना ले आऊं, 9 ले आऊं, तो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी आ रही है, 10, और यहाँ पर कितनी आएगी, लगभग 9 पॉइंट समथिंग आएगी। क्लियर है ना। तो ज्यादा डिक्रीज कौन सा हो रहा है, ये वाला पोर्शन डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं हम गैसियस की। ठीक है ना। गैसियस में डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें अगर हम, गैस में डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें अगर हम, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो हमारी रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या होगी, इंक्रीज। रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है कि उन मॉलिक्यूल को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल है उनके बीच क्या होगा, कोलिजन होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। रेजिस्टेंस पैदा होगा तो एडिशनल रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा कोलिजन होने के कारण क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ रही है। मैंने बताया था विस्कोसिटी एक रेजिस्टिव फोर्स की तरह है, जैसे फ्रिक्शन रेजिस्टिव फोर्स है वैसे विस्कोसिटी रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है ना। अब ये देखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करा, एक कंटेनर लिया हमने, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये देखिए ये एक कंटेनर है, इसके अंदर है हमारे ये गैसियस मॉलिक्यूल है, और इनको कुछ एनर्जी मिल गई मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर जैसे ही मैंने इंक्रीज करा तो इन मॉलिक्यूल को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, तो ये क्या करेंगे, रैंडमनेस आएगी इसमें। रैंडमनेस मतलब कोलिजन करेंगे एक दूसरे से। जितनी ज्यादा रैंडमनेस आएगी इसका मतलब ज्यादा कोलिजन होंगे, तो एडिशनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था जो विस्कोसिटी है वो रेजिस्टिव फोर्स की तरह काम करती है। ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है इन केस ऑफ गैस बढ़ती है, लेकिन लिक्विड के केस में घटती है डायनेमिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है वो गैसेस में क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। डेंसिटी क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। वही बात जो मैंने अभी यहाँ पर बताया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके कारण क्या होगा, जो हमारी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। सिंपल सी बात है यार। ये देखिए, ये अगर ये समझ नहीं आ रहा आपको तो ये देखिए, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर बढ़ाया, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है
टेम्परेचर बढ़ाया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बढ़ गई अगर, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी, सारा मैथमेटिकल है। एग्जांपल ले लो भाई, ठीक है ना। एग्जांपल ले लो कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन ये बढ़ रहा है और नीचे वाला पोर्शन घट रहा है, तो टोटल जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं। माना ये पहले रखा है हमने 100 और ये जो डेंसिटी ये रखी है मैंने 10। अब मैं इसको इंक्रीज कर दूं, माना कितना इंक्रीज कर दूं, 200 कर दूं। और जो ये वाला हमारा डेंसिटी वाला पोर्शन इसको मैंने कम कर दिया। कितना कम कर दिया, माना 5 कर दिया। तो वैल्यू देखिए 10 और यहां से कितनी आ रही है 40। तो ये बड़ा हो रहा है ना, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर। अब जो हम अभी इस स्लाइड से पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी पर क्या होता है। डायनामिक विस्कोसिटी पर क्या होगा लिक्विड के केस में, और हमारा जो वो है गैस है उसमें डायनामिक विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट, डायनामिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों के लिए पढ़ लिया हमने। दोनों फ्लूइड मतलब फ्लूइड के लिए पढ़ लिया हमने, लिक्विड के लिए भी और गैसेस के लिए भी। अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। मतलब जो हमारा फ्लूइड है, लिक्विड और गैसेस है, इन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोनों विस्कोसिटी को कंसीडर करेंगे, यहाँ भी हम डायनामिक विस्कोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है लिक्विड, प्रेशर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर चुका हूं मैं। लिक्विड, ये जो पोर्शन है ये आपको बुक्स में काफी कम मिलेगा। अगर जहां मिलेगा तो जहां मिलेगा ये उल्टा रिलेट हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए, ये बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं ये चीज, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार, डायनेमिक विस्कोसिटी है, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी है इन केस ऑफ लिक्विड, क्या होगा कि प्रेशर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, तो जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है उसमें नो चेंज, इसमें भी नो चेंज, इसमें भी नो चेंज, लेकिन केवल चेंज आएगा इस पोर्शन में, ठीक है। चेंज किस में आ रहा है, केवल इस पोर्शन में, ठीक है ना। अभी बताता हूं कैसे। देखिए बस इतना याद रखिए कि जब प्रेशर का इफेक्ट होता है, प्रेशर का इफेक्ट केवल प्रेशर को इंक्रीज करने पर जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। ये तो हो गई रटने वाली बात, लेकिन मैं इस चीज को क्लियर करूंगा अभी। देखिए कैसे, जो डायनेमिक विस्कोसिटी है हमारी, डायनेमिक विस्कोसिटी है, प्रेशर बढ़ाएंगे लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में, ठीक है ना, लिक्विड के केस में ध्यान रखिए, लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था जो लिक्विड होता है हमारा वो कैसा फ्लूइड होता है, इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, इसका मतलब हम उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे। कंप्रेस नहीं कर पा रहे इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, सेम रहेगी। उस विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा प्रेशर को इंक्रीज करने पर। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। प्रेशर इंक्रीज करने पर जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ट्रीट करा था लिक्विड को एज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। लेकिन जो गैसेस होता है वो कैसा फ्लूइड होता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड। इससे पहले वाले लेक्चरों में बता चुका हूं मैं ये सब, ठीक है ना। और ये चीज तो मैं प्रूव भी कर चुका हूं क्यों इनकंप्रेसिबल होता है, ठीक है ना। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करूं, अगर मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये देखिए जो हमारा ये है, यह डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन ये डेंसिटी। जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है प्रेशर इंक्रीज करने पर। क्यों, यहां से देख सकते हैं डायरेक्टली। और डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। क्यों, अब आप लोग कहोगे कि सर ये पहले हमने देखा कि डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो रही थी। अरे भाई
अरे ये देखिए, जो हम बात कर रहे हैं डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ये किसके केस में हो रही है? डेंसिटी डिक्रीज हो रही है लिक्विड के केस में, इन केस ऑफ टेम्परेचर। लेकिन यहां पर डेंसिटी को क्या माना है मैंने? डेंसिटी को क्या माना है? प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करूं, जो हमारी लिक्विड है उसको क्या माना है मैंने? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल माना ये कोई चीज है मेरे पास, देखिए ये कोई बॉटल है, ठीक है ना, इस पर मैं प्रेशर लगाता हूं, माना पी प्रेशर लगाया, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ाया 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 बढ़ाया, कोई चेंज आ रहा है डेंसिटी में? जितनी डेंसिटी पहले थी उतनी डेंसिटी बाद में है, क्योंकि ये इसको कैसे मान रहा हूं मैं? इनकम्प्रेसिबल मान रहा हूं, कंप्रेस नहीं हो पा रही ना ये चीज, ठीक है। तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो अगर इन दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम गैसेस की, ठीक है ना। गैसेस में डायनामिक विस्कोसिटी की बात करें अगर हम, डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। अगर ये देखा जाए गैसेस रीजन में जो प्रेशर देखते हैं हम, तो 1 एटीएम से लगभग 4 एटीएम तक अगर हम रिजल्ट देखें इसके प्रैक्टिकल करके, अगर हम ये रिजल्ट देखें, प्रेशर अगर 1 से 4 एटीएम लगा रहे हैं हम, तो जो ये हमारे ये रिजल्ट्स है ना, ये बहुत कम प्रेशर पे, फिक्स प्रेशर पे, ऐसा नहीं कि अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो ये चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को यही लिखना है और यही आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो डायनामिक विस्कोसिटी की बात करें अगर हम, तो प्रेशर है जो हमारा गैसेस के केस में 1 से 4 एटीएम रखे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो प्रेशर 1 से 4 एटीएम के बीच रखा अगर, तो हमारा जो डायनामिक विस्कोसिटी है इन केस ऑफ गैसेस उसमें कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर? ये चीज होगी, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल है डायरेक्टली, ठीक है ना। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें अगर हम, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में प्रेशर इंक्रीज करने पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी में हमने देखा कि प्रेशर इंक्रीज करने पर नो चेंज, तो इसको लिख लिया मैंने नो चेंज। लेकिन जो हमारा रो है वो इंक्रीज हो रहा है, कैसे? क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा है P इक्वल टू रो आर टी, P इक्वल टू रो आर टी, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। लेकिन इससे पहले वाला केस है, ये देखिए कहाँ गए हो, जो यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी ना इन केस ऑफ टेम्परेचर, ये इस तरीके से है, देखिए नोट P इक्वल टू रो आर टी, ठीक है ना, रो तो यहीं रहेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नीचे आ गया 1/T। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो डेंसिटी हमारी वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ये बता दिया मैंने क्यों, ठीक है ना, ये डायरेक्टली रिलेशन से भी देख सकते हैं, लेकिन जो पहले बताए वो भी रीजन है, ठीक है ना। क्लियर? तो ये देखिए प्रेशर इंक्रीज करने पर जो डेंसिटी हमारी ये बढ़ रही है, डेंसिटी अगर बढ़ेगी, नीचे वाला पोर्शन अगर बढ़ेगा, ऊपर वाला अगर ये कांस्टेंट है, तो हमारी जो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी वो क्या होगी? डिक्रीज। मैथमेटिकली देख लीजिए अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है, ये चीज कांस्टेंट है भाई, माना 100 है, और नीचे की चीज हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, माना पहले 10 थी, उसके बाद 100 से हमने इसको 100 कर दिया, और जो इसके इक्वल में क्या ये बढ़ेगा क्या घटेगा? देखिए ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 1। तो देखिए ये इंक्रीज करने पर, ये इंक्रीज कर 10 से 100 हो गया ना, तो ये इंक्रीज करने पर, डेंसिटी इंक्रीज करने पर जो इक्वल में है काइनेमेटिक विस्कोसिटी वो क्या हो रही है? डिक्रीज। देखिए 10 से कितनी चली गई? 1, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, रियोलॉजी। रियोलॉजी की बात करें अगर हम, रियोलॉजी की बात करें तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड इन फ्लो, ठीक है ना। रियोलॉजी है जो हमारा वो क्या है? स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हम जो रियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड डायरेक्टली, ठीक है ना। कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है, रियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ऑप्शन दे देगा न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, कुछ और दे देंगे दो नाम, ठीक है ना। तो आंसर क्या मारेंगे हम? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर? ठीक है। अब बात करें हम न्यूटोनियन फ्लूइड की। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है भाई? ठीक है ना, ओबे
न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है ये मैं बता चुका हूं आपको कि जो टाउ होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है ना। टाउ इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए म्यू आ जाएगा कोफिशिएंट डी थीटा अपॉन डी टी, लेकिन हमने रिलेशन पढ़ा है डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो मैं लिख सकता हूं टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। क्लियर? यही क्या है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना। अब देखिए क्लियर इतना चीज। अब न्यूटन लॉ ऑफ फ्लूइड है ये, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही है, ठीक है ना। तो एग्जांपल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड मैंने आपको इससे पहले लेक्चर जो हुए हैं उनमें बताया हूं मैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉट आ सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूटोनियन फ्लूइड। तो एग्जांपल याद रखिए H2O है और क्या आपका एयर है, पेट्रोल है, केरोसिन है, Hg है। तो याद कैसे रखना भाई इसको, ये भी दिक्कत है थोड़ा। तो याद करने का एक ट्रिक बता दूं मैं, ठीक है ना। जो भी खतरनाक चीज़ है जहां पर हमारे चांसेस मरने के रहते हैं, ठीक है ना, मैंने ऐसे याद किया खुद। देखिए पानी में डूब सकते हैं, एयर की कमी से हमारी डेथ हो सकती है, पेट्रोल से हम जल सकते हैं, केरोसिन अगर हमारे ऊपर गिर गया तो क्या हो सकता है, हम मर सकते हैं, और जो मरकरी है वो भी हमारे लिए टॉक्सिक है। तो ये जो खतरनाक चीज़ है वो क्या है, सब क्या हमारे लिए न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये ग्राफ हमारे बीच शेयर स्ट्रेस और किसके बीच में है, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है ना, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अब देखिए टाउ अगर हम देखें मैथमेटिकली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन है भाई, लाइन की इक्वेशन है। लेकिन अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स, ठीक है ना। किसकी इक्वेशन होगी, लाइन की विच पासेस थ्रू ओरिजिन। कैसे पता करें कि ओरिजिन से जाएंगे, देखिए भाई पॉइंट रख लीजिए, x की जगह अगर 0 रखें और x की जगह अगर हम 0 पुट करें तो y अगर हमें 0 मिल गया तो इसका मतलब x पुट करने पर y हमें सेम मिल रहा है, मतलब 0 0 मिल रहा है। तो वो लाइन हमारी कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। क्लियर? अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है टाउ इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये सेम दिख रहा है आपको किस तरीके का, y इक्वल टू एम एक्स। कंपेयर कर दो दोनों को भाई, जो टाउ है वो y एक्सिस में है, जो डी यू अपॉन डी वाई वो हमारी x एक्सिस में है, और जो ये म्यू है, जो ये हमारा म्यू है, ये किसके इक्वल है, m क्या है यहाँ पर, स्लोप। तो जो स्लोप है m इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ डिनोटेड क्या डिनोट कर रहा है भाई, ये स्लोप, ये देखिए यहाँ का स्लोप सेम स्लोप है, ठीक है ना। ये क्या डिनोट कर रहे हैं, विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, स्लोप सेम है ना। तो ये क्या डिनोट कर रहा है न्यूटोनियन फ्लूइड में, विस्कोसिटी को, ठीक है ना। कैसी विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, डू नॉट ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। फॉलो नहीं करता तो टाउ इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर n प्लस बी, और ए है हमारा वो क्या है, फ्लो कंसिस्टेंसी, फ्लो है, और जो हमारा बी है वो क्या है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स है। अभी बताऊंगा मैं ये चीज होती क्या है, ठीक है ना। पहले देखिए, अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है जो हमारा,
नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो दो तरीके के हो सकते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड और टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड का मतलब है जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, और टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड का मतलब है, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड का मतलब है वो फ्लूइड जो टाइम पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो देखिए अभी बताता हूं मैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या है, टाउ इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस बी, और ए है हमारा और ये बी है। ए क्या है, फ्लो कंसिस्टेंसी, फ्लो और फ्लो बिहेवियर इंडेक्स भी है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो दो तरीके के होते हैं, या तो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड और टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। ठीक है ना? अब ये रियोलॉजी स्टार्ट हो रहा हमारा, दरअसल हम रियोलॉजी जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जनरली। ठीक है ना? तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा एक टाइम इंडिपेंडेंट एक टाइम डिपेंडेंट। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। देखिए भाई, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड एक है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड और दूसरा है डाइलेटेंट फ्लूइड। ठीक है? ठीक है, पहले तो मैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड और जो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है ये कैसे फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर? इतना क्लियर होगा तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं ऊपर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की अभी देखा था मैं, ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस बी। क्लियर भाई? अब सूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट फ्लूइड की बात करूं अगर मैं, सूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट फ्लूइड की बात करूं अगर मैं, तो ये देखिए पहले तो मैं ये दिखा देता हूं मैं आपको। अभी हम पढ़े थे जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो ऑरिजिन से पास करता है। ठीक है ना? तो ये क्या है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर? ये क्या है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड में मैंने बताया था कि जो हमारी स्लोप होती है हर पॉइंट पर क्या डिनोट करती है, डायनामिक विस्कोसिटी को। ठीक है ना? ये डायनामिक विस्कोसिटी को डिनोट कर रहा है। क्लियर? डायनामिक विस्कोसिटी को डिनोट कर रहा है, तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, पहले इक्वेशन लिखता हूं मैं यहां, न्यूटोनियन फ्लूइड। जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है ना उसकी इक्वेशन क्या थी भाई, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। क्लियर? और जो हमने दूसरी इक्वेशन पढ़ी है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। बात करें अगर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, इसकी इक्वेशन क्या पढ़ी हमने, टाउ इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई प्लस बी। ठीक है? अब न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करूं अगर मैं, तो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई है, जो स्लोप है वो क्या दिखा रहा है, डायनामिक विस्कोसिटी। क्लियर? इतना सबको क्लियर है भाई? ठीक है, अब बात करें हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन क्या है, टाउ इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस बी। ठीक है ना? टाउ इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस बी। तो इसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में एन की वैल्यू अलग अलग होगी और बी की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है ना? तो इस केस में ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये चीज कहां से पास कर रही है, ऑरिजिन से। जो नॉन न्यूटोनियन के ये दो फ्लूइड है जिनका नाम एक सूडोप्लास्टिक और दूसरे का नाम डायलेटेंट, तो जो ये फ्लूइड है ये कहां से पास कर रहे, ऑरिजिन से पास कर रहे, इसका मतलब अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने मैथ्स में पढ़ा है कि हमारे पास ये कोई एक लाइन की इक्वेशन है, अगर ये चीज ऑरिजिन से पास कर रही है तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर? तो इन दोनों फ्लूइड में b की वैल्यू कितनी हो गई, 0,
और इसमें भी बी की वैल्यू कितनी होगी 0। एक चीज क्लियर। ठीक, अब देखिए जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है डिक्रीजिंग, और ये वाला ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है इंक्रीजिंग। कैसे पता चल रहा है कि डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? देखिए भाई कि x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू क्या है ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, और x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए कि अगर अगर हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग है, अगर हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग है तो n की वैल्यू क्या होगी भाई, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, लेस देन 1, अगर हमारा ग्राफ क्या है डिक्रीजिंग। ठीक है ना, ये मैथ्स है सारा। ठीक है ना, जिसका मैथ्स अच्छा है ना वो सब पहचान जाएगा ये। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है इंक्रीजिंग, तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1। क्लियर ये चीज? ठीक है ना, अब ये चीज क्लियर है। अब देखिए अब देखिए जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड था उसमें जो स्लोप थी हमारी वो क्या दिखा रहा है डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसे डिनोट करा हमने म्यू से। अब इसकी स्लोप की बात करें, इसकी स्लोप की बात करें, अगर देखें हम, अगर यहाँ पर स्लोप देखें, ये टेंजेंट ड्रॉ करा, यहाँ पर स्लोप देखिए, और ये टेंजेंट ड्रॉ करा और यहाँ पर स्लोप देखिए। जो स्लोप है यहाँ पर म्यू, इसे नाम दे दीजिए आप म्यू एपेरेंट। अभी बताऊंगा म्यू एपेरेंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको। और ये जो ये स्लोप है इसको नाम दे दीजिए आप म्यू एपेरेंट। ठीक है, और यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो म्यू एपेरेंट और ये म्यू एपेरेंट। अब ये देखिए आप कि जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है यहाँ ज्यादा है और धीरे धीरे क्या हो रही है कम हो रही है। तो म्यू की वैल्यू क्या हो रही है, म्यू एपेरेंट की वैल्यू क्या हो रही है, म्यू एपेरेंट की वैल्यू हो रही है आपकी डिक्रीज। ठीक है ना, और यहां पर देखिए म्यू एपेरेंट की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, म्यू एपेरेंट की वैल्यू क्या हो रही है हमारी इंक्रीज। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, अब इस फ्लूइड को क्या नाम दिया था हमने, सूडो प्लास्टिक। ठीक है ना, और जो ये वाला फ्लूइड है नीचे वाला, इसको नाम दिया हमने डाइलेटेंट फ्लूइड। ठीक है, डाइलेटेंट फ्लूइड। क्लियर ये चीज? देखिए एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूं मैं। ये हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, यहां पर जो न्यूटोनियन फ्लूइड है उसमें स्लोप क्या दिखा रहा है हमारी डायनामिक विस्कोसिटी, हर जगह सेम है। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों ग्राफ में आपको लगता है कि जो विस्कोसिटी हमारी सेम होगी? नहीं होगी। क्यों भाई? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो ये वाला पॉइंट ले लूं मैं, यहां पर जो हमारी म्यू अपेरेंट है, अभी बताऊंगा म्यू अपेरेंट क्यों ले रहा हूं मैं। ठीक है ना, म्यू क्यों नहीं ले रहे। तो जो म्यू अपेरेंट हमारा वो क्या हो रहा है यहाँ पर ज्यादा है, धीरे 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 क्या हो रहा है स्लोप डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब स्लोप डिक्रीज हो रही तो म्यू अपेरेंट भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो स्लोप है वो क्या दिखा रहा है हमारा म्यू की वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए कि धीरे धीरे यहाँ पर म्यू की वैल्यू कम है, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ले लूँ तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कम है, धीरे धीरे बढ़ रही है और म्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो म्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है स्लोप इंक्रीज होने के साथ साथ, और म्यू की वैल्यू घटती जा रही है स्लोप डिक्रीज होने के साथ साथ। ठीक है ना, तो ये देखिए म्यू अपेरेंट डिक्रीज हो रहा है, म्यू अपेरेंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, म्यू अपेरेंट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो हमारी विस्कोसिटी है हो रही है वो क्या हो रही है कम। जो विस्कोसिटी है हमारी कम हो रही है, विस्कोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब विस्कोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब जो हमारा फ्लूइड है वो कैसा होता जा रहा है थिनर होता जा रहा है। इसीलिए इसका नाम हम दे देते हैं शेयर थिनिंग
फ्लूइड, शेयर थिनिंग फ्लूइड। क्लियर भाई? दोनों नाम से जानते हैं भाई इसको, ठीक है ना। कभी भी ऑब्जेक्टिव में कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना, हमें स्यूडोप्लास्टिक को ही क्या बोलते हैं, शेयर थिनिंग फ्लूइड बोलते हैं। और जो डायलेटेंट फ्लूइड है, इसमें देखिए स्लोप इंक्रीज होने के साथ साथ, स्लोप इंक्रीज होने के साथ साथ जो हमारा म्यू अपेरेंट है, मतलब जो विस्कोसिटी है, वो क्या होती जा रही है हमारी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर? हमारी म्यू अपेरेंट बढ़ रही है, इसका मतलब म्यू अपेरेंट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फ्लूइड है वो क्या हो रहा है हमारा, और गाढ़ा होता जा रहा है, मतलब थिकर होता जा रहा है। इसीलिए मैं इसको नाम दे सकता हूं शेयर, शेयर थिकिंग, शेयर थिकिंग फ्लूइड, शेयर थिकिंग फ्लूइड। क्लियर? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई। ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, शेयर थिनिंग फ्लूइड भी कह सकते हैं उसको, और ये डायलेटेंट फ्लूइड, और इसी को क्या नाम दे देते हैं हम, शेयर थिकिंग फ्लूइड। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले ये बता दूं मैं म्यू अपेरेंट नाम क्यों दिया हमने, ठीक है ना। जो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड था उसमें n की वैल्यू कैसी थी हमारी, 1 से कम थी, और b की वैल्यू क्या थी भाई, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी हमारी, 1 से बड़ी, ग्रेटर देन 1, और b की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है ना। b की वैल्यू क्यों 0 थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऑरिजिन से पास हो रहे क्योंकि दोनों, तो चलिए b की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 0। ठीक है ना। अब हमने पढ़ा है टाउ इक्वल टू a डी यू अपॉन डी वाई की पावर n प्लस बी। ये किसकी इक्वेशन है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, ठीक है ना। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन है, लिख लेता हूं मैं यहां भी, a डी यू अपॉन डी वाई की पावर n प्लस बी। ठीक है ना। b क्या हो जाएगा, 0, दोनों केस में 0 हो गया। अब जो टाउ है वो किसके इक्वल होगा हमारा, a डी यू अपॉन डी वाई की पावर n के इक्वल, a n, और ये क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू a डी यू अपॉन डी वाई की पावर n। लेकिन क्या हो रहा है इसमें कि हमने पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है न्यूटन लॉ जो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या पढ़ते हैं हम, म्यू इनटू डी यू अपॉन डी वाई। मतलब इसके ऊपर हम कोई पावर नहीं रखना चाहते हैं, पावर नहीं रखना चाहते तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए पावर नहीं रखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ए डी यू अपॉन डी वाई, इसको मैं अगर n-1 कर दूं और यहां पर डी यू अपॉन डी वाई लिख लूं, मतलब है तो ये एक ही चीज। देखिए इसकी पावर 1 है, इसको +1 करेंगे, +1 से -1 कैंसिल आउट, तो बात सेम। वैसी चीज मैं यहां लिख रहा हूं, टाउ इक्वल टू a डी यू अपॉन डी वाई की पावर n-1, और ये डी यू अपॉन डी वाई। क्लियर? अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा हमें, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड था, जैसे कि क्या था हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, ये है ना न्यूटोनियन फ्लूइड है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है, ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर, म्यू का काम। और ये दोनों को, जो ये दोनों हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं म्यू अपेरेंट, म्यू अपेरेंट। तो देखिए टाउ इक्वल टू म्यू अपेरेंट इंटू डी यू अपॉन डी वाई, टाउ इक्वल टू म्यू अपेरेंट डी यू इंटू डी वाई। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वहां पर म्यू हो, जो वो म्यू की वैल्यू होती है वो म्यू ना होकर के क्या होती है, म्यू अपेरेंट। ये बता दिया हूं मैं, ठीक है ना। ये देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड में म्यू म्यू म्यू, लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में म्यू अपेरेंट म्यू अपेरेंट म्यू अपेरेंट म्यू अपेरेंट। क्लियर ये चीज? ठीक है ना।
अगर आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उनको पहले देख लीजिए, क्योंकि जो ये मैं बात कर रहा हूँ न्यूटोनियन फ्लूइड की, डायनेमिक विस्कोसिटी की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, ये सारे मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। और नोट्स बनाने के लिए आपको मैं बता दूं, ये सफिशिएंट है, इतना जितना मैं लिखा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है नोट्स में, ठीक है ना। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, इसी को नाम देते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है ना। बी की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब ये किसी सेक्शन को काट रहा है। देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, तो यहाँ पर किसी कांस्टेंट y एक्सिस को किसी y पॉइंट पर काट रहा होगा, ठीक है ना। अगर y इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन देखें तो ये ऑरिजिन से डायरेक्टली पास होगी, ठीक है ना। तो इसी टाइप का ये भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए टाउ इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई एन प्लस बी, जहाँ पर बी की वैल्यू क्या हमारी जीरो नहीं है, ठीक है ना। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होगा, जो बी है डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू क्या होगी इसमें, जीरो नहीं होगी। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड में बी की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो नहीं होगी, और जो एन की वैल्यू वो कितनी होगी, एन की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो बी की वैल्यू क्या भाई, बी की वैल्यू कितनी होगी, टाउ नॉट। ये क्या है हमारा शेयर स्ट्रेस, कैसा शेयर स्ट्रेस, सॉरी ये क्या हमारा टाउ नॉट, क्या है हमारा इल्ड स्ट्रेस, सॉरी इल्ड स्ट्रेस। ये क्या हमारा इल्ड स्ट्रेस, कैसा इल्ड स्ट्रेस, अभी मैं बताऊंगा ये होता क्या है इल्ड स्ट्रेस, इल्ड स्ट्रेस, ठीक है। देखिए बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड या आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आफ्टर विच वी कैन सी द डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि बिंगम जो प्लास्टिक फ्लूइड है उसमें हमको इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में क्या चाहिए, हमको एक स्ट्रेस चाहिए, इल्ड स्ट्रेस चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, कि आप मॉर्निंग में उठते हो, टूथपेस्ट लेते हो, टूथपेस्ट को देखिए, टूथपेस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो पहले हम ओपन करेंगे, उस पर कुछ फोर्स लगाएंगे, तभी तो टूथपेस्ट हमारे ब्रश पे आएगा ना, क्लियर, हमारे ब्रश पे तभी तो आएगा टूथपेस्ट, जब हम उस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। तो वो फोर्स जो लगा रहे हैं हम इन्हें स्टार्टिंग में इनिशियली लगा रहे हैं, तो वही क्या हमारा इल्ड स्ट्रेस की वैल्यू है। तो इतना जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, इल्ड स्ट्रेस। उसके बाद अपना जो टूथपेस्ट है वो हमारे ब्रश पे आएगा, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए बिंगम इज सिंगम कॉन्सेप्ट, याद करने का एक ट्रिक है, बिंगम इज सिंगम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका मतलब सिंगम, सिंगम मतलब कि सिंगम है, माना 4 लोग आए, 4 लोग उसको मार के चले गए, मार के चले गए मतलब वो क्या है, स्टार्टिंग की इल्ड स्ट्रेस। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो 5वां थप्पड़ मारना चाहे, उसके बाद वो रिएक्शन करेगा, हर टाइम मार थोड़ी खाएगा भाई, ये क्लियर है ना। तो बिंगम इज सिंगम कॉन्सेप्ट मतलब कि हर एक फ्लूइड के लिए, हर एक फ्लूइड के लिए, हर एक फ्लूइड के लिए ये वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। देखिए आप पैक्सोडेंट लेते हो, पॉलिएट लेते हो, ठीक है ना, क्लोजअप लेते हो, तो उसमें क्या है कि हर टूथपेस्ट पर हम सेम फोर्स थोड़ी लगाएंगे, किसी पे ज़्यादा लगाना पड़ता है, कोई ज़्यादा थिकर होता है, कोई ज़्यादा थिनर होता है जो उनका पेस्ट होता है ना, ठीक है ना। तो हर फ्लूइड के लिए क्या होगा, ये यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है ना। अभी सिंगम की जगह अगर हम देखें, जो बिंगम इज सिंगम कॉन्सेप्ट है, अगर इसको कोई 4 थप्पड़ मार रहा है, 4 घुस्से मार रहे हैं, तो 5वें में ये रिएक्ट कर जाएगा। अभी सिंगम की जगह हम सनी देओल को ले आए, तो इसमें कितना 10 थप्पड़ भी खा सकता है, लेकिन उसी के बाद रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं, इसके बाद ये रिएक्शन कर जाएगा, हमें उल्टा मारेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा बिंगम इज सिंगम कॉन्सेप्ट है, क्लियर। तो इसमें देखिए हमारा, इसको नाम दे देते हैं हम बिंगम फ्लूइड। इसी बिंगम फ्लूइड को क्या कहते हैं हम, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड,
आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। क्लियर भाई? तो याद रखिए बिंगम इज सिंगम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसमें क्या है कि सिंगम को मारने के लिए पहले हमें, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं मारेगा ये हमें, ठीक है ना, कुछ इसको मारना पड़ेगा। तो इसको मारने के लिए हमें कुछ स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, उसको मारने के लिए हमें कुछ स्ट्रेस लगाना पड़ेगी, यील्ड स्ट्रेस है। उसके बाद जो ये हमारा ये ग्राफ बन रहा है, इसमें क्या देख रहे हैं हम, जो एन की वैल्यू है वो कैसी है हमारी 1 है, और जो बी की वैल्यू है वो कैसी है हमारी टाउ नॉट के इक्वल है। तो यही क्या हमारा बिंगम इज सिंगम कॉन्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हमारा टूथपेस्ट, ठीक है ना। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। टूथपेस्ट और ड्रिलिंग मड, ठीक है ना। ये सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ बिंगम इज सिंगम कॉन्सेप्ट, ठीक है, इजी है सब। अब आती है बात, ये सारे थे क्या, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड कौन से है और टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कौन से है। अब टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड की बात करें अगर हम, तो देखिए यह है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है जो रियोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं वो कैसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो टाउ इक्वल टू ये इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। और न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन क्या है भाई, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंट फ्लूइड, ठीक है ना, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। तो पहला क्या है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड और दूसरा क्या है रियोप्रैक्टिक फ्लूइड। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड अगर हम बात करें, देखिए थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, ये कुछ स्ट्रेस की वैल्यू है यहाँ पर, माना इसको नाम दे दो टाउ नॉट, इसे भी नाम दे दो टाउ नॉट। ये देखिए क्या हो रहा है डिक्रीज, ये क्या हो रहा है इंक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो हमारी दोनों में, इन दोनों में एक चीज तो कॉमन है, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। बी जीरो है नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ सेक्शन को कट कर रहा है ये, ठीक है। बी जीरो कहाँ था, जब ये ओरिजिन से पास कर रहा था, क्लियर। अब ये कुछ सेक्शन को हमारा कट कर रहा है, तो यहां पर जो हमारा ये ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग है तो एन की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, और ये कैसा ग्राफ है इंक्रीजिंग, तो एन की वैल्यू क्या होगी 1। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना, फॉर थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड n इज ग्रेटर देन 1 b इक्वल टू 0, यहाँ b इक्वल टू 0 दे सकता है, या तो ऐसे कर देगा n इज ग्रेटर देन 1 और b इक्वल टू 0, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा और आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद होना चाहिए, याद के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कितना याद करोगे भाई इनको, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है ना। n इज लेस देन 1 b डज नॉट इक्वल टू 0 और n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1 क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल्स है जो हमारा थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का, वो कैसा है पेंट और प्रिंटर इंक, और जो हमारा रियोपैक्टिक फ्लूइड है वो कैसा है जिप्सम सस्पेंशन इन वाटर। और ये दोनों फ्लूइड कैसे हमारे टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, क्यों है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे ये स्लोप है ये क्या है म्यू एपेरेंट, ये क्या है म्यू एपेरेंट, सेम जो मैंने इससे पहले बताया था म्यू एपेरेंट है। यहाँ पर स्लोप देखिए और यहाँ पर स्लोप देखिए, म्यू एपेरेंट म्यू एपेरेंट। खुद ही बताइए आप, जो ये म्यू एपेरेंट की वैल्यू है वो कहाँ ज्यादा है नीचे, और धीरे धीरे ऊपर जाने पर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता हमें, जो म्यू एपेरेंट की वैल्यू है, म्यू एपेरेंट की वैल्यू है वो कैसी हो रही है हमारी डिक्रीज, दिख रहा है ना।
डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, म्यू अपरेंट की वैल्यू ज़्यादा, म्यू अपरेंट की वैल्यू कम, तो फाइनल रिजल्ट क्या है, म्यू अपरेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर म्यू अपरेंट कम है, देख सकते हैं एंगल कम है, और यहाँ पर एंगल ज़्यादा है, तो म्यू अपरेंट की वैल्यू क्या हो रही है, म्यू अपरेंट की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या पता चलता हमारा, नोट, नोट, इससे क्या पता चल रहा भाई हमारा, कि जो म्यू अपरेंट है वो डिक्रीज करता है, म्यू अपरेंट डिक्रीज कब, जब टाइम हमारा क्या हो रहा है, जब टाइम हमारा म्यू अपरेंट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर गिवन शेयर, फॉर गिवन शेयर रेट। ठीक है, ये किसके केस में है भाई हमारा, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के केस में। लेकिन अगर हम बात करें रियोपैक्टिक फ्लूइड की, जो रियोपैक्टिक फ्लूइड की, ये किसका रिजल्ट है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड का। ठीक है ना, और नोट, जो ये नोट में लिख रहा हूं मैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। नोट, म्यू अपरेंट, म्यू अपरेंट, म्यू अपरेंट इंक्रीज हो रहा है, म्यू अपरेंट इंक्रीज with respect to time, with respect to time for given share rate। क्लियर, शेयर रेट क्या भाई, डी थीटा अपॉन डी टी, इससे पहले के लेक्चरों में क्लियर कर चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड समझ गए, रियोपैक्टिक फ्लूइड समझिए। ये देखिए एक बार लास्ट बार बता रहा हूं मैं इसको, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड क्या होता है हमारा, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है टाइम इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस बी। बी यहाँ पर जीरो नहीं होगा, बी यहाँ पर जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेक्शन को वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर काट रहा है, तो दोनों में बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी। लेकिन ये ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो इसमें एन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, किसके लिए, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के लिए। लेकिन रियोपैक्टिक फ्लूइड के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्यों, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें म्यू अपरेंट की वैल्यू, ठीक है ना, स्लोप क्या दिखाता है, विस्कोसिटी तो दिखाता है, विस्कोसिटी दिखाता है, तो यहाँ पर म्यू अपरेंट क्यों ले रहे हैं हम, इससे पहले मैं प्रूव कर चुका हूँ क्यों बोल रहे हैं हम म्यू अपरेंट। तो म्यू अपरेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, टाइम के साथ आगे बढ़ने पर जैसे जैसे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो म्यू अपरेंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल रहा है, कि म्यू अपरेंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर गिवन शेयर रेट, शेयर रेट के रिस्पेक्ट में जो हमारा म्यू अपरेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो म्यू अपरेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर गिवन शेयर रेट। ठीक है ना, क्लियर। अब इसका एग्जांपल है पेंट, किसका एग्जांपल, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड का, और इसका एग्जांपल है रियोपैक्टिक फ्लूइड का, जिप्सम। पेंट की बात करूं मैं, पेंट की बात करूं, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना। पेंट और प्रिंटर इंक और जिप्सम सस्पेंशन इन वाटर, देखिए म्यू अपरेंट विस्कोसिटी क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है, और इसमें जिप्सम के केस में हमारी क्या हो रही है, जिप्सम सस्पेंशन इन वाटर, म्यू अपरेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब विस्कोसिटी बढ़ रही है। तो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड में जो हमारा पेंट का एग्जाम्पल देखें हम, अगर हमारे पास कोई पेंट है, पेंट का कोई कंटेनर है, तो देखिए कि अगर हमारा कोई पेंट है, और अगर मैं कोई स्टिक लेता हूं, ये कंटेनर है, कोई स्टिक ली, मैंने इसे घुमाया 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 घुमाया, तो इससे क्या होगा, जो हमारा गाढ़ा पेंट था वो क्या बन जाएगा, थिनर बन जाएगा, ठीक है ना, काफी पतला पेंट बन जाएगा। तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है हमारा, म्यू अपरेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जिप्सम को देखिए, जिप्सम जब हमारी हड्डियां टूट जाती है तो उसमें क्या होता है कि जिप्सम को वाटर में ऐड करते हैं, तो वो एक क्या बनाता है, सॉलिड बनाता है। तो इसकी मतलब क्या हो रहा है, वो सॉलिड टाइप का बनाता है, तो उसमें क्या हो रहा है, मतलब उसमें विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ रही है।
तो टाइम के साथ 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 हमारे क्या हो रहा है, म्यू अपेरेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज क्लियर। आगे देखिए, पेंट इज इनिशियली मोर विस्कस। पेंट स्टार्टिंग में क्या होता है हमारा, काफी ज्यादा विस्कस होता है, बट वी रोटेट स्टिक देन पेंट इज बिकम लेस विस्कस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा पेंट है, हमने स्टिक ली, स्टार्टिंग में ये काफी गाढ़ा था और हमने स्टिक ली और इसको रोटेट करा, उसके बाद कुछ टाइम बाद जो पेंट हमारा वो कैसे हो जाएगा, हमारा लेस विस्कस हो जाएगा। ठीक है ना, लेस विस्कस होगा, इसका मतलब जो हमारा पेंट है वो किसका एग्जांपल है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड का। विद रिस्पेक्ट टू टाइम म्यू अपेरेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। रटना नहीं है, ठीक है ना। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स डिपेंड्स ऑन, जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड होता है वो डिपेंड करता है शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट पे, दोनों पर। क्योंकि जो ग्राफ बनता है ना, ऐसा बनता है टाउ डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये क्या है, शेयर स्ट्रेस, और ये क्या है, शेयर रेट। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। लेकिन टाइम डिपेंडेंट जो फ्लूइड होता है वो डिपेंड करता है दोनों पर। किस दोनों पर, शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट पे तो करता ही है, लेकिन टाइम पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्लियर ये चीज। एक बार दोबारा बता दो, जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड होता है वो डिपेंड करता है हमारे शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट पर, दो चीजों पर। लेकिन जो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होता है तो केवल टाइम मत देखिए, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, शेयर स्ट्रेस पर, शेयर रेट पर और तीसरा टाइम पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट दे देगा आपको शेयर स्ट्रेस, दूसरा दे देगा शेयर रेट, तीसरा दे देगा आपको क्या, टाइम, और नीचे ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4 करके, 1 2 2 3 1 2 3 तीनों। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो मैक्सिमम लोग डायरेक्टली टाइम ना लगाएं। ठीक है ना, तो ये तीनों पे डिपेंड करता है, क्या, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, शेयर स्ट्रेस, शेयर रेट और टाइम, तीनों पे डिपेंड करता है। तो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होता है वो ग्राफ देता है किस किस के बीच में, टाइम और विस्कोसिटी के बीच में ग्राफ देता है कि टाइम के साथ साथ विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट आ रहा है। मतलब कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हमारी विस्कोसिटी क्या बढ़ रही है, क्या घट रही है, ये एक ग्राफ देता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। आइडियल फ्लूइड की बात करें, आइडियल फ्लूइड क्या होता है हमारा, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन की वैल्यू 0, और इन विस्कस मतलब जो डायनेमिक विस्कोसिटी है हमारी, विस्कोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0। आइडियल फ्लूइड वो कोई होता नहीं है, आइडियल कोई चीज नहीं होती है। ठीक है ना, आइडियल कोई चीज नहीं होती है, बस ये एक एजम्पशन है। फ्रिक्शनलेस और इनविस्कस भी कह सकते हैं इसको। इनविस्कस का मतलब म्यू की वैल्यू 0, और इनकम्प्रेसिबल भी है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और नो सरफेस टेंशन इफेक्ट। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बन सकता है ये चीज। ठीक है ना, आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं, फ्रिक्शनलेस हो या क्या हो, इनविस्कस हो, और दूसरा इनकम्प्रेसिबल हो, और उस पर कोई तीसरा क्या है, नो सरफेस टेंशन इफेक्ट हो। ठीक है ना, सरफेस टेंशन क्या होता है अभी बताऊंगा मैं अगले लेक्चर में, अभी तो नहीं। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड है जो हमारा आइडियल फ्लूइड है, उसका ग्राफ ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। ये क्या है हमारा आइडियल फ्लूइड। क्लियर, तो ये चीजें देख ली हमने। ठीक है, अब आइडियल फ्लूइड में देखिए आप, जो हमारा आइडियल फ्लूइड है उसमें एक चीज देखिए कि जो हमारा फ्लूइड है जो हमारा फ्लूइड है उसके बीच डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन सकता है आइडियल फ्लूइड के केस में। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रॉपर्टीज, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ऑफ आइडियल फ्लूइड। आपको प्रॉपर्टीज दे देगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज क्या दे देगा, या तो ये उठा के दे देगा फ्रिक्शनलेस, या तो इनकम्प्रेसिबल की जगह कंप्रेसिबल दे देगा,
सरफेस टेंशन की जगह कैपिलरी इफेक्ट ढाल देगा, नो सरफेस टेंशन बता देगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव में। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें आइडियल फ्लूइड के केस में, कि हमें ग्राफ दे देगा, ग्राफ दे देगा आइडियल फ्लूइड के लिए। ग्राफ या तो ऐसा दे देगा वाई एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के पैरेलल, या कुछ इस टाइप का न्यूटोनियन फ्लूइड वाला, कुछ भी दे सकता है। तो बताना है विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर आइडियल फ्लूइड। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, चांसेस है, ठीक है ना। अब देखिए अभी तक जो हमने पढ़े, ठीक है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या है, पहला था न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा क्या था सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड और रियोपैक्टिक फ्लूइड। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड है जो हमारा, वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको एक और नाम देते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड, शेयर थिनिंग फ्लूइड। और ये क्या हो रहा है, शेयर थिकिंग फ्लूइड, शेयर थिकिंग फ्लूइड, ठीक है ना। ये सब चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं कि हमारे इसमें, ये देखिए पहले लिख लेता हूं मैं यार, टाउ इक्वल टू क्या है हमारा, ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर n प्लस बी। जो ये वाले केस है तीनों, इनमें क्या है, b की वैल्यू क्या है हमारी 0, b की वैल्यू क्या है 0 और b की वैल्यू क्या है 0, ठीक है ना। तीनों के केस में b की वैल्यू 0 और इसमें b की वैल्यू क्या है हमारी नॉट 0, मतलब b की वैल्यू है टाउ नॉट के इक्वल, ये टाउ नॉट है, टाउ नॉट। b की वैल्यू क्या है इसमें टाउ नॉट, और b की वैल्यू क्या है हमारी टाउ नॉट। क्लियर, तीनों के लिए 0 के इक्वल नहीं है, टाउ नॉट टाउ नॉट, ठीक है। n की वैल्यू क्या है इसमें, n की वैल्यू है इसमें 1। न्यूटन फ्लूइड की इक्वेशन पता है ना, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, क्या भाई इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग में है, और इसमें भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, और इसमें क्या होगा लेस देन 1 होगा, और इसमें क्या होगा डिक्रीजिंग है क्योंकि, तो लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा n की वैल्यू क्या होगी 1। क्लियर, तो ये चीज पता है। और ये वाला जो ग्राफ होगा, ये वाला, इसको नाम दे देंगे हम आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। अब कैसे याद करना है, अभी लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा मैं इसकी, ठीक है ना, किस तरीके से याद करना है, ठीक है। और ये भी याद कर लीजिए आप ना, कि एक चीज लिख लीजिए नोट याद करने के लिए, अगर हमारी स्लोप क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हमारी जो विस्कोसिटी वो भी क्या होगी डिक्रीज, और जो हमारी स्लोप है वो क्या हो रही है, अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो विस्कोसिटी है वो भी क्या होगी इंक्रीज। तो ये देखिए स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब म्यू अपेरेंट भी डिक्रीज होगा। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू भी क्या हो रही है हमारी इंक्रीज होगी। और सेम इन दोनों के केस में भी, थिक्सोट्रोपिक और रियोपैक्टिक में भी, ठीक है ना। क्लियर ये चीज। अब देखिए आप viscoelastic fluid, this type of fluid having a property of elasticity up to a certain limit। इसका एग्जांपल है polymerized fluid with drag reduction features, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ये डायरेक्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, ठीक है ना। आईएएस का जो इंटरव्यू होता है उसमें शायद पूछा भी गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। विस्कोइलास्टिक फ्लूइड क्या होता है, देखिए मैंने एक फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये पूछा था कि आप ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ यहाँ पर एक बार। क्वेश्चन ये था कि जो हमारा ये सॉलिड होता है, अगर इसमें मैं कोई फोर्स लगाऊं एफ फोर्स लगने पर ये बॉडी डिफॉर्म होगी, लेकिन विद इन लिमिट अगर ये फोर्स को मैं हटा दूं, विद इन लिमिट ये फोर्स को अगर मैं हटा दूं इन केस ऑफ सॉलिड, तो ये बॉडी अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेगी, ठीक है ना, बॉडी अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेगी। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड के केस में क्या होता है कि माना ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है,
इन दोनों के बीच में क्या फिल है, फ्लूइड फिल है। और यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगाऊं, एफ फोर्स लगाया तो टाइम के साथ साथ ये डिफॉर्मेशन क्या होता है हमारा, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है फ्लूइड के केस में, लेकिन सॉलिड के केस में फिक्स डिफॉर्मेशन। कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन का मतलब है कि ये अगर ये फोर्स एफ कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है ना, एफ कांस्टेंट फोर्स है, तो ये बॉडी हमारी धीरे धीरे डिफॉर्म हो रही है, ए पॉइंट से ए डैश पे आ गई, और ये वाला पॉइंट है जो बी, वो बी से बी डैश पे आ गया। अब ये फोर्स की वैल्यू थोड़ा और बढ़ाने पर ये ए डबल डैश हो जाएगा और ये बी पॉइंट बी डबल डैश पे आ जाएगा। लेकिन ये फोर्स हटाने पर, ये फोर्स मैंने हटा दिया, तो ये जो बॉडी है ये डिफॉर्म हुई है, ये वापस अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी। लेकिन रेयर केस में एक फ्लूइड ऐसा होता है जिसमें जिसमें कोई भी फ्लूइड अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेता है जब हम उस फोर्स को हटा दें। अगर इस फोर्स को मैं हटा दूं, ये फोर्स को मैं अगर हटा दूं, तो ऐसा फ्लूइड जो अपनी शेप को रिगेन कर लेता है, उस फ्लूइड का नाम है विस्को इलास्टिक फ्लूइड। अब विस्को इलास्टिक फ्लूइड में सर्टेन लिमिट की इलास्टिसिटी होती है, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतनी अपनी शेप को रिगेन करेगा। पूरी शेप को रिगेन तभी कर पाएगा जब उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। हर एक फ्लूइड के लिए हमारी जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होगी। जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतनी वो अपनी शेप को वापस रिगेन कर पाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, पॉलीमराइज फ्लूइड विद ड्रैग रिडक्शन फीचर। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जो मैंने अभी पूछा है, ठीक है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट मतलब याद करने की ट्रिक, रट्टा मारना, ठीक है ना, याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए मैंने एक चीज देखा है, कहीं से लिया है मैंने, ठीक है ना, अगर आप लोगों को याद नहीं होता। इसका है तुम्हें ब्रांडी पसंद है, ठीक है ना। टी से थिक्सोट्रॉपिक, बी से बिंगम, आर से रियोपैक्टिक, पी से स्यूडोप्लास्टिक, एन से न्यूटोनियन और डी से डाइलेटेंट, ठीक है ना। डायरेक्टली है ये, देखिए ऐसा बनता है। अगर आप 6 फ्लूइड है ना, जो ये फर्स्ट वाला है वो क्या हो गया, थिक्सोट्रॉपिक। सेकंड वाला है वो क्या हो गया, बिंगम। जो थर्ड वाला है वो क्या हो गया, रियोपैक्टिक। फोर्थ वाला है वो क्या हो गया, सूडोप्लास्टिक। फिफ्थ वाला है वो कैसा है, न्यूटोनियन। जो सिक्स्थ वाला है वो क्या है, डाइलेटेंट। और सूडोप्लास्टिक को क्या बोलते हैं भाई हम, शेयर थिनिंग फ्लूइड। और डाइलेटेंट को क्या बोलते हैं हम, डाइलेटेंट को शेयर थिकिंग फ्लूइड। शेयर थिकिंग फ्लूइड क्यों बोलते हैं, ये बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं मैं। क्लियर, ठीक है ना। तो आज के लिए इस सेशन को एंड करता हूं मैं। और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है लेक्चर्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको फिल कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, आज के लिए जिसको नोट्स चाहिए तो नोट्स यहीं से बना सकते हैं आसानी से, सारे नोट्स है इसमें, ठीक है ना। आज के लिए सफिशिएंट है यार इतना, ठीक है। काफी स्लाइड होगी, 13 स्लाइड है भाई, ठीक है ना। तो एंड करते हैं सेशन को, ठीक है ना। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि साथ साथ चैप्टर जैसे एंड होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो काफी यूजफुल है, मतलब उनके जो बीच का पोर्शन है वो उठा के डायरेक्टली एसएससी जेईई में पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो चैप्टर एंड होने के बाद काफ़ी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। और स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो पहले बता दूं, ये 10 घंटे का टॉपिक होगा, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो लगभग अभी 5-6 घंटे का तो हो ही गया है, बस थोड़ा बचा है कुछ, ठीक है ना। तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।